आपकी स्क्रीन पर मुंह बांधे जो महिला दिख रही हैं, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं, लेकिन इनकी वीडियोस को उठाकर फैज अंसारी नाम का एक व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता था और साथ में इस महिला इन्फ्लुएंसर को गालियां देता था। इस चीज से परेशान होकर इस महिला ने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। पहुंच गई पुलिस के पास और वहां पर मुलाकात हो गई यूपी पुलिस के जाबाज सिपाही कुलदीप राठी से। और कुलदीप राठी ने इस महिला को न्याय दिलाने के बजाय शारीरिक संबंध बनाने का डिमांड शुरू कर दिया। बार बार मिलने को बुलाने लगा। यानी फैज अंसारी से पीछा छुड़ाने निकली महिला इन्फ्लुएंसर कुलदीप राठी नाम के पुलिसकर्मी से परेशान हो गई। मामला रामराज के बुलंदशहर का है। अब बात जब खुलने लगी तो विभाग ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई किया। लेकिन जरा सोचिए कि बड़का अपराधी कौन है, कहां है? सामान्य जनमानस के रूप में है या पुलिस वालों के रूप में है? फैज अंसारी तो गालियां ही दे रहा था। रक्षक समझकर पुलिस के पास पहुंची तो वो सेक्सी डिमांड करने लगा, मिलने बुलाने लगा। शास्त्रों में शायद इसे ही रक्षक का भक्षक हो जाना कहा गया है। वैसे भारत में लोकतंत्र और मीडिया का भक्षक कौन है, ये सवाल भी आए दिन होता है। पहले से ही दुनिया भर में भारत का मीडिया अव्वल दर्जे का रहा है। कम से कम पिछले 12 साल से तो है ही एकदम टॉप क्लास, सरकार की छाती पे चढ़ के सवाल पूछने वाला। और सरकार भी कूद कूद के जवाब देती है। खासकर प्रधानमंत्री एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रेले रहते हैं, ये तो आप जानते ही। मगर इसी बीच कुछ देशद्रोही और हिंदू विरोधी संस्थानों ने, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करती हैं, जिनके भीतर दुनिया भर के पत्रकार शामिल हैं, उन्होंने भारत के सेठ अडानी को लेकर एक बहुत ही तगड़ा रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप किस तरीके से भारत के पत्रकारों का गला घोंटने का काम कर रहा है। यानी जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर भारत को लोकतंत्र की अम्मा बुलाते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री के परम मित्र लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों का गला घोंटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप दर्शक भी एकदम टकटकी लगाकर देख लीजिए। और ऐसे वक्त में कोई भी पत्रकार कितना कलेजा जुटाकर इन लोगों की पोल खोलता है, अंदाजा लगाइए। आपके लिए खबरें लाता है। सोचिए, उधर सुप्रीम कोर्ट से अडानी सेठ को लगभग 1 दशक पुराने मामले में एक बार फिर से बड़ी राहत मिल गई है। वैसे भी राहत तो मिलनी ही है। ऐसा लग रहा है कि तमाम अदालतें सेठों को राहत देने के लिए ही तो बैठी हैं। बहरहाल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, विशेष ध्यान से, क्योंकि सरकार से पत्रकारों को सेठों के प्रकोप से बचाने का अनुरोध किया गया है। ये प्रकोप कितना खतरनाक है उसे हम सभी को समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि ये गाड़ी चलती रहे। देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ और कुछ नेताओं के खिलाफ खोजी रिपोर्टिंग करना यूं तो कभी भी बहुत आसान नहीं था, मगर अमृत काल में हद से ज्यादा कठिन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देश की जो संस्थाएं लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई हैं, उन संस्थाओं का ही जब कथित दुरुपयोग किसी को प्रक्रिया के माध्यम से ही सजा देने के लिए किया जाने लगे तो फिर मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। अपनी स्क्रीन पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि साल 2017 से, यानी देश में भाजपा की सरकार आने के लगभग 3 साल बाद से भारत के तमाम पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ अडानी ग्रुप ने अभूतपूर्व कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो 2017 के बाद हो रहा है। कभी दीवानी तो कभी आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भयंकर तरीके से अडानी ग्रुप प्रयोग कर रहा है। इसके माध्यम से भारतीय मीडिया की जो बेहद सम्मानित आवाजें हैं, जिनमें कम से कम 15 पत्रकार शामिल हैं, इन सब को परेशान करने, टॉर्चर करने और कानूनी प्रक्रिया में उलझाने का प्रयास किया गया है। इन पत्रकारों के साथ क्या क्या हुआ और अभी तक क्या हो रहा है, इन सब पर बात करेंगे, पूरा उदाहरण देखेंगे। केवल इसी रिपोर्ट में पिछले 9 सालों में कम से कम 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कानूनी कार्रवाई की गई और मुख्य रूप से ये कार्रवाई अडानी के गढ़ गुजरात से हुई है। और समझने वाली बात यह है कि 9 साल में किसी भी पत्रकार या मीडिया संस्थान को किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया। यानी एक बात तो साफ है कि सेठ का जितना प्रभाव है, उस प्रभाव से न्याय लेने का प्रयास नहीं है, बल्कि केवल पत्रकारों को उलझाने का काम किया जा रहा है, उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। पत्रकार बिरादरी हमेशा से ही आर्थिक समस्याओं से जूझती रही है। ध्यान रखिएगा, मैं गोदी मीडिया के सरकारी चाटुकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं। मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो असल में पत्रकारिता करते हैं और किसी
धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, न ही उनके गीत गाते हैं। यानी जो भी पत्रकार सेठों को लेकर कोई खुलासा करें, खोजी रिपोर्टिंग करें, उसके खिलाफ उनके खिलाफ दनादन मुकदमे करवा दो। ऐसे ऐसे मुकदमे कर दो जिसमें खूब सारा पैसा खर्च हो, सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रहे, बेचारा पत्रकार मानसिक और आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरीके से टूटता रहे, ताकि सेठ के मामलों का खुलासा न कर सके। मगर कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली थोड़ी न है। समझने वाली बात यह भी है कि सेठ ने जितने भी पत्रकारों को इस तरह से डराने धमकाने का प्रयास किया, उनमें से ज्यादातर डरे नहीं, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी और तटस्थता के साथ करते रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि अडानी द्वारा दायर किसी भी मुकदमे में किसी भी पत्रकार या मीडिया संस्थान को दोषी नहीं ठहराया गया। और तो और कम से कम 4 केस में अदालतों ने प्रतिबंध लगाकर पत्रकारों को चुप करवा दिया। चिंताजनक बात यह है कि केस की योग्यता पर फैसला करने से पहले ही अदालतों ने सेठ का पक्ष ले लिया, पत्रकारों का गला घोंट दिया। दरअसल अडानी ग्रुप ये जो कर रहा है, इसके पीछे पूरा टारगेट ही यही है कि कानूनी प्रक्रिया को ही पत्रकारों के लिए सजा बना दो, उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से डराओ और कमजोर कर दो। आपको बता दें कि आज तक 9 पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। इनमें से प्रमुख नाम हैं खोजी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता। इन पर 7 मामले अडानी ग्रुप ने कर रखे हैं। 7 अबीर दास गुप्ता है, इन पर भी 4 मुकदमे ठोक रखे हैं, और रवि नायर, इन पर भी 2 मुकदमे। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के इस षड्यंत्र को स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन नाम दिया गया है। यानी ऐसा केस जिसका असली उद्देश्य न्याय पाना नहीं है, बल्कि बोलने वालों को चुप कराना है। अडानी सेठ के मामले में अब तक 15 पत्रकार निशाने पर आए और अब तक कम से कम 10 बड़े केस दर्ज हुए। अब जरा उन केसेस को भी देख लेते हैं जिन्हें अडानी ग्रुप ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ दायर किया, और फिर देखेंगे कि सरकार से इस मामले में क्या डिमांड की जा रही है, साथ ही साथ अडानी ग्रुप से क्या कहा गया है। पहला मामला है अडानी पावर बनाम EPW द वायर प्रांजय गुहा ठाकुरता। 2017 से चल रहा है। EPW और द वायर ने SEZ नियमों में बदलाव पर लेख छापा। अडानी पावर ने पहले इसको हटाने का नोटिस दिया, फिर सिविल और क्रिमिनल मानहानि के मुकदमे ठोक दिए। EPW ने लेख को हटा दिया, लेकिन द वायर ने नहीं हटाया, थोड़ा सा बदलाव किया, लेकिन लेख को रहने दिया और वायर चला गया कोर्ट। बाद में द वायर और बाकियों से केस वापस ले लिया गया। यानी ये लोग सही थे, लेकिन पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता पर केस चलता रहा। साल 2021 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकाला गया, बाद में सस्पेंड भी हो गया। आज भी 2 केसेस लंबित हैं। दूसरा मामला देखिए, अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां द वायर और प्रांजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अदालत जाती हैं। मामला 2017 से अब तक चल रहा है। द वायर में DRI की जांच और अडानी के गैस टर्मिनल्स में सरकारी निवेश पर खबरें थीं। अडानी की कई कंपनियों ने इस मामले में सिविल और क्रिमिनल मानहानि के केस दर्ज किए। बाद में द वायर के खिलाफ केस हटा लिया गया, लेकिन प्रांजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ केस अभी भी चल रहा है। यानी ऐसा लगता है कि ठाकुरता को व्यक्तिगत रूप से टॉर्चर करने का प्रयास है। तीसरा मामला है अडानी पावर राजस्थान बनाम न्यूज क्लिक। ये मामला भी 2020 से चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा अडानी को टैरिफ देने के फैसले को लेकर लेख लिखा गया था। 2020 में सिविल मानहानि केस हुआ और अदालत ने बिना पत्रकारों को सुने ही रिपोर्टिंग पर रोक लगा दिया। बाद में क्रिमिनल केस भी किया गया। साल 2021 में राजस्थान में एक और केस होता है तीसरे लेख को लेकर। इस मामले में 12 फरवरी 2026 को सुनवाई होनी है। चौथी कहानी देखिए, अडानी पोर्ट और SEZ बनाम इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ विदेशी फंड और अडानी शेयरों पर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्टिंग किया, फिर मुकदमा कर दिया गया, बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। पांचवा मामला है अडानी इंटरप्राइजेज बनाम रवि नायर, जो कि 2021 से अब तक चल रहा है। खोजी पत्रकार रवि नायर ने ट्विटर पर और अडानी वॉच में कुछ चीजें लिखी, जिस पर उनके खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस किया गया। गिरफ्तारी वारंट भी निकला। केस अब तक चल रहा है। 10 फरवरी को सुनवाई है। अगला मसला है अडानी ट्रांसमिशन बनाम CNBC TV 18। अडानी के शेयरों पर टीवी में प्रोग्राम हो गया और इस पर क्रिमिनल मानहानि केस दर्ज किया गया। 2022 में सेटलमेंट हो गया। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किन लोगों से सेटलमेंट हो जाता है। 7वां मामला देखिए, अडानी इंटरप्राइजेज बनाम प्रांजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर और अबीर दास गुप्ता। इस मामले में और भी पत्रकार थे। अभी हाल ही में 6 सितंबर वाला केस तो आपको याद ही होगा। दिल्ली की एक अदालत ने प्रोविजनल ऑर्डर दे दिया कि अडानी जिस भी कंटेंट को अपने लिए बदनामी समझते हैं उसको हटवा सकते हैं। इसमें एक ऐसा क्लॉज जोड़ दिया गया कि ये आदेश अज्ञात लोगों पर भी लागू हो जाए। यानी अडानी ग्रुप मान लीजिए 4 पत्रकारों के खिलाफ गया है अदालत, लेकिन अदालत ने उन्हें एक ऐसा हथियार दे दिया कि आप इसके जरिए जितने भी पत्रकारों का कंटेंट अपने हिसाब से नहीं पाते हैं, यानी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आपके खिलाफ है,
है, आपको बदनाम करता है, आप उसको डिलीट करवा दीजिए, उनको नोटिस भेजिए। फिर क्या था, चुन चुन कर सेठ के लोगों ने तमाम पत्रकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इसी के तहत न्यूज लॉन्ड्री, द वायर और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को भी नोटिस दिया गया था। बाद में ये लोग अदालत पहुंचे तो इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दिया गया। 8वां मामला है अडानी इंटरप्राइजेस बनाम अभिसार शर्मा, राजू परुलेकर। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने असम में जमीन आवंटन को लेकर चर्चा किया था और राजू परुलेकर के ट्विटर पोस्ट को रिपोस्ट करने के संबंध में दोनों पर गुजरात की कोर्ट ने समन जारी किया। केस अब भी चल रहा है। अभिसार शर्मा ने असम सरकार द्वारा सीमेंट संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि के विवादास्पद आवंटन पर वीडियो बनाया था। यानी देश भर में कोई भी पत्रकार सेठ को लेकर, सेठ के कार्यों को लेकर कोई रिपोर्टिंग करे तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो, उसे कानूनी प्रपंच में इतना उलझा दो कि पहले से आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए पत्रकार सड़क पर आ जाएं, मानसिक रूप से टूट जाएं, परिवार भी दबाव में आ जाए। वरना सोचिए, अगर सेठ सही मामलों में अदालत गए होते तो अब तक किसी न किसी मामले में पत्रकार को सजा तो जरूर मिल गई होती। इतना प्रभाव तो है सेठ का। सेठ का प्रभाव इसी बात से समझा जा सकता है न्यायपालिका में कि सेठ अदालत जाकर कहते हैं कि देखिए वो हमारे बारे में गलत बोल रहा है, हमको गरिया रहा है, तो अदालत सेठ को एक ऐसा हथियार दे देती है कि अभी जो गाली दिया है उसको तो छोड़िए, जो भविष्य में दे सकता है, या फिर किसी की अच्छी बात भी आपको गाली लगती है, किसी के सवाल भी गाली लगते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जिसका भी काम तुमको ठीक नहीं लगता हो उनकी सबकी जुबान पर ताला लगा दो। और राजस्थान वाला हालिया मामला तो आपको याद ही होगा, जब अडानी सेठ की एक कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोका गया और जांच के आदेश दिए गए तो तत्काल उस जज को 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ ही दिनों के भीतर राजस्थान हाईकोर्ट ने जुर्माना और जांच के आदेश दोनों पर रोक लगा दिया। यानी न्यायपालिका में पकड़ को लेकर कोई संदेह तो नहीं होनी चाहिए, प्रभाव को लेकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सेठ सही मामलों में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और पत्रकार गलत हैं तो अब तक पत्रकारों को सजा मिल गई होती? इस प्रक्रिया को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने SLAPP नाम दिया है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसका लक्ष्य न्याय पाना नहीं है बल्कि पत्रकारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ना है। और इसी के खिलाफ RSF ने मांग किया है कि देश की सरकार यानी देश की संसद एक कानून बनाए जिससे पत्रकारों को इस तरह से अगर कोई डराए धमकाए तो उसे रोका जा सके। इस तरह की धमकियां ठीक नहीं हैं। प्रक्रिया को सजा के रूप में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है क्योंकि ये भारत की मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ अडानी समूह से भी आग्रह किया गया है कि वो लोग इस तरह की कानूनी रणनीति को बंद करें जो प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डाल रही है। अब आप जरा कल्पना करिए कि सेठ के खिलाफ आवाज उठाना, रिपोर्टिंग करना या उनकी किसी गड़बड़ काम को पकड़ के जनता के सामने, आपके सामने रखना क्या पूरी सरकार और सिस्टम के खिलाफ लड़ने जैसा नहीं है? वो भी तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत से भी बार बार लगातार सेठ के हक में सभी मामले जाते हुए दिखे। अभी 6 फरवरी को ही यानी कल की तारीख में ही सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स को बड़ी राहत दिया। मामला था साल 2005 का। गुजरात के नवीनाल गांव में करीब 231 हेक्टेयर गौचर जमीन को उठाकर मुंद्रा पोर्ट को दे दिया गया था। ये जमीन गायों को, पशुओं को चराने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी और इसी से गांव वालों की रोजी रोटी चलती थी। पहले ये जमीन मुंद्रा पोर्ट को दिया गया था जो कि बाद में बदलकर अडानी पोर्ट एंड SEZ बन गया। साल 2010-11 में जब जमीन पर बाढ़ लगने लगी तो इसे देखकर गांव वाले परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो लोग तुरंत गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। 2014 में सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि गांव वालों को पशुओं को चराने के लिए दूसरी जमीन दे दी जाएगी। तो हाईकोर्ट में केस निपट गया लेकिन सरकार ने जमीन दिया नहीं। फिर से 2015 में केस खुला। 2024 में हाईकोर्ट ने अफसरों से कहा कि इस समस्या का हल निकालो। इसके बाद गुजरात सरकार ने फैसला किया कि अडानी को दी गई 108 हेक्टेयर जमीन वापस ले ली जाए। जुलाई 2024 की 4 तारीख को जमीन को वापस लेने का आदेश हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन वापस ले लीजिए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अडानी पोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया और कहता है कि यह फैसला नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हुआ है, हमारी बात तो सुनी ही नहीं गई। और अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर शामिल थे, इन्होंने कहा कि अडानी पक्ष सही कह रहा है, इनको भी सुनना जरूरी है। लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अडानी सेठ से जमीन वापस लेने की बात थी और राज्य सरकार से कह दिया गया कि इस मामले पर नए सिरे से फैसला करिए। अडानी पोर्ट्स की आपत्तियों को 2 हफ्ते में सुनने का आदेश दिया गया है। वैसे अमृतकाल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी लगभग 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट से यह खबर आई थी, अडानी पावर को बड़ी राहत दी गई, कस्टम ड्यूटी में छूट मिली और इसमें गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके पहले भी पिछले कुछ सालों में
ही यदि आप तमाम अदालतों का रवैया सेठों के मामलों में देखें तो बहुत सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। खासकर जब राजस्थान की एक जिला अदालत के जज को आनन फानन में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कथित रूप से अडानी ग्रुप पर 50 लाख का जुर्माना और जांच के आदेश दिए थे। इन सभी मामलों पर हमने लगातार बार बार विस्तृत चर्चा किया है, मगर सोचिए, जब चर्चा करने वालों, सवाल उठाने वालों और खोजी पत्रकारिता करने वालों को मुकदमों के माध्यम से डराया जाएगा तो असल में ये गिने चुने पत्रकारों को नहीं डराया जा रहा है, बल्कि आप जनता को डराया जा रहा है। आपके जानने के अधिकार को लूटने का प्रयास है, क्योंकि पत्रकारों के बोलने से आपको जानकारी मिलती है और आपको जानकारी न मिले, आप जागरूक न हो, इनके लूट के बारे में न जाने, इसलिए पत्रकारों पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अमृतकाल इन सेठों का ही है, आपका नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।